निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आपका स्किन कलर ब्राउन है। टाइटैनिक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। नहीं, मूवी नहीं, जहाज की बात कर रहा हूं मैं। द अनसिंकेबल शिप, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान सागर में समा गया। पर आज हम टाइटैनिक की बात नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए था कि जहाजों के भी नाम होते हैं। आज हम जिस जहाज की बात करेंगे उसका नाम था कामागाटा मारू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नजरिया। आज जो किस्सा बताऊंगा ये 1914 का है और किसी भी आज को अच्छे से समझने के लिए बीते हुए कल में जाना एक समझदारी है। तो बात शुरू करते हैं 1908 से। तब दुनिया में काफी जगह अंग्रेजों का आतंक हुआ करता था और भारत भी इससे छूटा नहीं था। काफी लोग अच्छी जिंदगी की तलाश में कनाडा जाके बसते थे, जिनमें ज्यादातर वो इंडियन सोल्जर्स होते थे जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़े थे, स्पेशली सिख कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले सोल्जर्स। पंजाबियों में कनाडा शिफ्ट होने का क्रेज तब से ही चालू हो गया था और 1908 तक लगभग 4000 इंडियंस हो गए थे कनाडा में, जिनमें ज्यादातर पंजाबी थे। अब नेटिव कैनेडियंस को ये रास नहीं आया क्योंकि उन्हें डर था अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडियंस उनका रोजगार खत्म कर देंगे और अपने इंडियंस लो वेज रेट पे भी काम करने के लिए तैयार रहते थे। और तो और कैनेडियंस को ये लगता था कि कनाडा गोरे लोगों का देश है और गोरे लोगों के देश में ब्राउन मुंडों का क्या काम। तो 1908 में कंटिन्यूअस पैसेज एक्ट पास किया गया। ये कानून बेसिकली इंडियंस को कनाडा में आने से रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून की कुछ प्रावधान मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इस लॉ का जो मेन प्रोविजन था वो ये कहता था कि कनाडा में कोई भी इंसान एंट्री लेना चाहता है उसे अपनी होम कंट्री से डायरेक्ट कनाडा आना पड़ेगा, तभी उसे कनाडा में एंट्री मिलेगी। मतलब कि कोई इंडियन कनाडा जाना चाहता है तो उसे इंडिया से डायरेक्ट कनाडा जाना होगा। और इंडिया में भी था ब्रिटिशर्स का आतंक। तो जब ब्रिटिशर्स कोई शिप जाने ही नहीं देंगे इंडिया से कनाडा, तो किसी भी इंडियन के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा लीगली कनाडा जाना। और कोई इंडियन किसी दूसरी कंट्री के थ्रू कनाडा जाता है तो वो इलीगल होगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। एक अजीबोगरीब प्रोविजन और बताता हूँ इस कानून का। अगर कोई इंसान कनाडा में एंट्री लेना चाहता है तो उसके पास $200 होने चाहिए। आज के हिसाब से $200 की कीमत लगभग 15,000 रुपए है। तो सोचो 1908 में ये कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा। इसका अंदाजा लगाने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एक एवरेज इंडियन की पर डे अर्निंग्स उस टाइम पे 10 सेंट हुआ करती थी। $1 में होते हैं 100 सेंट। तो इस हिसाब से अगर कोई इंडियन एक एक पैसा भी जोड़ता तब भी उसे $200 करने में 5.5 साल लगते। ये तो तब है जब वो एक एक पैसा जोड़ता बिना खर्च करे। और ऐसा नहीं था कि कनाडा में बस कदम रखा और अच्छी जिंदगी चालू। बहुत स्ट्रगल भरा होता था, भेदभाव होता था आपसे। इंडियंस को अलाउड नहीं था अकाउंटेंट बनना, लॉयर बनना, फार्मासिस्ट बनना, पब्लिक ऑफिस ज्वाइन करना। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आपका स्किन कलर ब्राउन है। ये तो हो गई सारी बैकग्राउंड स्टोरी। अब आ जाओ 1914 में। हांगकांग में गुरदीप सिंह नाम के एक रिच बिजनेसमैन ने एक जापानीज शिप कामागाटा मारू को रेंट पे लिया कनाडा जाने के लिए। नहीं, वो अकेले नहीं जा रहे थे, उनके साथ और भी लोग थे। उन्हें कॉन्टिन्यूस पैसेज एक्ट के बारे में पता था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। पर खालसा दीवान सोसाइटी ने उन्हें वैंकूवर पहुंचने पे मदद का आश्वासन दिया और गुरदीप सिंह जी ने भी इस कानून को एज ए चैलेंज किया, क्योंकि अगर वो कनाडा पहुंचने में कामयाब होते तो बाकी भारतीयों के लिए भी कनाडा के दरवाजे खुल गए होते। 4 अप्रैल 1914 को कामागाटा मारू ने ब्रिटिश हांगकांग से वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। ये जहाज रास्ते में कई जगह रुका और ये काफिला बढ़ता गया। जब जहाज शंघाई रुका तो जर्मन प्रेस ने ब्रिटिश प्रेस को ये खबर दी और इन प्रेस वालों ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर अखबार में छापा। जापान के योकोहामा से भी काफी सारे सिख कम्युनिटी के सोल्जर्स इस जहाज पे चढ़े और उनका मानना ये था कि सिंस उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है तो उन्हें कनाडा में एंट्री मिल जानी चाहिए, क्योंकि कनाडा भी उस वक्त ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करता था। तो इस तरह 376 लोगों का एक काफिला वैंकूवर की ओर निकला। थोड़ा और स्पेसिफिकली बोलूं तो 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदुओं का ये काफिला वैंकूवर की ओर निकला। ये नंबर्स बताने का मकसद अखबार में छपी हेडलाइंस और रियलिटी के बीच में जो गैप है उसको पॉइंट आउट करना था। 23 मई को कामागाटा मारू वैंकूवर पहुंचा, पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसे किनारे से 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, अलग अलग कानूनों का हवाला देते हुए। जो इंडियंस वहां पे ऑलरेडी रह रहे थे उन्होंने लीगल बैटल्स लड़ने में काफी हेल्प करी, पर जहाज को 2 महीने तक किनारे से दूर ऐसे ही खड़ा रखा और जहाज पे खाने पीने का सामान भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला और कामागाटा मारू और उस पर सवार भारतीयों को टस से मस न होता देख ऑथोरिटीज ने ऑर्डर्स दिए उन्हें वापस भेजने के।
कुछ बातचीत के बाद 20 से 25 लोगों को वैंकूवर में उतरने की इजाजत मिली। 23 जुलाई को जहाज को ना चाहते हुए भी वैंकूवर से निकलना पड़ा। निकले हुए कुछ दिन ही हुए थे कि 28 जुलाई को प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो गई। बस यही मुसीबत बाकी रह गई हो जैसे। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने ऑर्डर्स दिए जहाज को कलकत्ता लाने के लिए। 27 सितंबर को कामागाटा मारू कलकत्ता के नजदीक पहुंचा ही था कि यूरोपियन गनबोट्स उसे कलकत्ता के बजाय बजबज नाम की एक दूसरी जगह पर लेकर गई। पुलिस को निर्देश मिले हुए थे गुरदीप सिंह जी और अन्य 20 लोगों को गिरफ्तार करने के। अंग्रेजी हुकूमत ने एक ट्रेन चलाई इन यात्रियों को फोर्सफुली पंजाब भेजने के लिए। यात्रियों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो अब अपने देश में थे। कम से कम उन्हें इतना अधिकार तो होना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ नहीं, इसका निर्णय वो खुद कर सके। पर अंग्रेजों ने वही किया जो वो अभी तक करते आए थे, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 20 से 30 लोग शहीद हुए और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कितनी सच्चाई होती है ये तो आपको पता ही होगा। कुछ लोग बच के निकल पाए और गुरदीप सिंह जी भी इनमें से एक थे। कुछ साल अंडरग्राउंड रहने के बाद गांधी जी के अनुरोध पे इन्होंने सरेंडर किया। लगभग 5 साल जेल में बिताए और उसके बाद आजादी के आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया। 1952 में भारत सरकार ने इन शहीदों की याद में बजबज में एक मॉन्यूमेंट बनवाया। 1994 में इस घटना के 80 साल होने पे वैंकूवर हार्बर में एक प्लेक लगाया गया। 2012 में वैंकूवर में एक मॉन्यूमेंट इनॉग्रेट किया गया। 2014 में इस घटना के 100 साल होने पे कनाडा पोस्ट ने स्टैम्प रिलीज किया और भारत सरकार ने भी 5 व 100 रुपए के सिक्के जारी किए। 2008 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने कैनेडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे माफी मांगी और 2016 में जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में माफी मांगी। इन माफियों की एक बड़ी वजह कनाडा में बढ़ती सिख डोमिनेंस है।